हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश आज फिर से हिंदी व्याकरण का जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जिसमें हम मुख्य परीक्षा में पूछे गए आने वाले संभावित प्रश्न की संख्या 50 जो एक महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। और क्लास को आप लास्ट तक देखें, पूरा देखें। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपनी समस्या को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और क्लास को लाइक करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, रोम लिपि, फारसी लिपि, ब्राह्मी लिपि। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर, कौन सी लिपि होगी इसकी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि, रोम लिपि, फारसी लिपि और ब्रह्म लिपि। जो गुरुमुखी लिपि है किसकी है ये पंजाबी भाषा की है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि। रोमन लिपि ये है आपकी अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोम लिपि। फारसी लिपि उर्दू भाषा की। उर्दू भाषा की लिपि। और ब्राह्मी लिपि जिसे हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, जिसे देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। किसकी है ये आपकी हिंदी और संस्कृत, हिंदी संस्कृत की लिपि, हिंदी संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है आपकी ब्रह्म लिपि। प्रश्न था हमारा पंजाबी भाषा की लिपि, तो वो है आपका गुरुमुखी लिपि। यहाँ पर ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न, वर्णमाला के जनक किसे माना जाता है। वर्णमाला के जनक माना जाता है देव सिंह, सूरदास, वाल्मीकि, महर्षि पाणि। क्या होगा प्रश्न 2 का सही जवाब। वर्णमाला के जनक किसे माना जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पाणि। महर्षि पाणिनि को वर्णमाला के जनक माना जाता है। इन्होंने संस्कृत में 14 माहेश्वर सूत्र की चर्चा की है। अगला प्रश्न है हमसे, मूल स्वर हैं दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन मूल स्वर को बताता है। का ऑप्शन, ख ऑप्शन, गा, घा। मूल स्वर कौन से हैं, कौन से होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं, वे स्वर होते हैं जो सबसे पहले बने, सबसे पहले बने हैं तथा जिनसे अन्य स्वर बनते हैं, अन्य स्वर बनते हैं। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो सबसे पहले बने हैं तथा जिनसे अन्य स्वर मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है, टोटल संख्या जो होती है मूल स्वर की
चार होती है। और ये चार कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, रे। चार मूल स्वर होते हैं। ऑप्शन में आ, ई, उ, री सभी हैं ये, अतः यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, वे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है कौन क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 4 का? देखिए मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर का जो वर्गीकरण है या जिनका आधार है वो कई प्रकार से माना गया है, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, अब ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे और जिनमें तीन मात्रा का समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिनमें तीन मात्रा का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देख लो। ह्रस्व स्वर मुख्य रूप से जो आपके मूल स्वर हैं वही आपके ह्रस्व स्वर हैं, आ, ई, उ और री। इसके बाद इनसे मिलकर जो स्वर बनते हैं, जैसे आपका दीर्घ आ हो गया, दीर्घ ई हो गई, और आपका ए हो गया, आई हो गया, और भी हैं इसके। और जो आपके प्लुत स्वर हैं वो आपका आ इस तरह से होगा। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका तीसरा। जैसे आपने पढ़ा होगा ओम, ओम, इस तरह से। अगला प्रश्न, समृद्ध स्वर हैं दीर्घा, खा ऑप्शन, गा ऑप्शन, घा ऑप्शन। समृद्ध स्वर कौन से हैं? देखिए इसका मुख के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। स्वर चार प्रकार के होते हैं। चार कौन कौन से हैं? एक, दो, तीन, चार। वो चार कौन कौन से हैं? पहला है आपका विव्रत, विव्रत स्वर, समृत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर और अर्ध समृत स्वर। चार प्रकार के स्वर होते हैं। विव्रत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, मुख अधिक खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख
कम खुलता है। इनके उच्चारण मुख कम खुलता है। वो स्वर कौन से होंगे? समृद्ध स्वर होंगे। अर्ध विवृत, जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है। और अर्ध समृद्ध, मुख आधा बंद होता है। चार प्रकार होते हैं ये। तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका, समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर जो होते हैं आपके, वो ई दोनों और उ दोनों, ये हमारे चार स्वर समृद्ध स्वर होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन खा, यहां पर सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में उक्षिप्त, निम्न में उक्षिप्त है, ये उक्षिप्त व्यंजन है। उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके रूप सामने लिखे हैं नीचे, इस तरह से। ये अड़ा और अ, छात्राज्ञा श्रा, शा सा सा हा और अंग आह, कौन से होंगे ये उक्षिप्त व्यंजन? उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या दो होती है। और ये कौन कौन से होती हैं? एक आपका ये होता है और एक ये होता है। तो यहाँ पर ये सही जवाब है ऑप्शन का, यहाँ पर सही है। छात्राज्ञा श्रा कैसे हैं? ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। स स ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। और ये आपके अयोग वहा, यहां पर अंग और आह क्या है? दोनों अयोग वहा है। अगला प्रश्न, डा का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न 7 का डा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, नासिका, ओष्ठ, मूर्धा। क्या होगा सही जवाब? ये डा का उच्चारण स्थान क्या है? जितने भी आपके पंचमाक्षर हैं, प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? का वर्ग का ड़ा, का, इसके बाद वा, अणा, न, उम्मा, ये प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर हैं। और इनका उच्चारण स्थान हमेशा क्या होता है? नासिका। पंचमाक्षर उच्चारण नासिका, ऑप्शन खा यहां पर सही है। अगला प्रश्न, शीतल शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या कोई नहीं? प्रश्न 8 का सही जवाब क्या होगा? शीतल। देखिए शीतल शब्द का अगर खंडन करेंगे, शी धन ता धन ल, अगर खंडन करने पर, कंडीशन है लिख दे रहा हूं, खंडन करने पर मतलब इसे तोड़ने पर, खंडन करने पर क्या कंडीशन है? नंबर 1 पहला, खंडन करने पर अगर ये वर्णों में टूटता है, कोई शब्द अगर वर्णों में टूटता है, वर्णों में टूटता है, तो वह शब्द होगा आपका रूढ़ शब्द, वह रूढ़ शब्द कहलाएगा। और यदि शब्दों में टूटता है, कोई शब्द बनाता है, जैसे दूध वाला होता है, शब्दों में टूटता है,
तो ये कहलाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। तो जैसे हमने अभी शीतल का खंडन किया, तो शी धन ता धन ला, हमें क्या मिले? वर्ण मिले, शब्द नहीं मिले। ये कौन शब्द है? रूढ़ शब्द है ये। अतः यहाँ पर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्न में से तत्सम शब्द है। अक्षबाट, गेहूं, कपड़ा, अखाड़ा, क्या है? निम्न में तत्सम शब्द क्या है? यहां पर तत्सम शब्द है आपका अक्षबाट। बाकी ये जो तीन शब्द दिए हैं, गेहूं, कपड़ा और अखाड़ा, ये तीनों कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं ये। गेहूं का गोधूम, कपड़ा का वस्त्र, तत्सम शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दैनिक जागरण, पुस्तक, लड़कपन, विद्यालय, क्या होगा सही आंसर इसका? प्रश्न 10 का सही जवाब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, न्यूज़पेपर यानी जितने अखबार हैं उनमें से एक का नाम लिया गया है, वो है आपका दैनिक जागरण। तो यहां पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दैनिक जागरण यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक विशेष व्यक्ति की जानकारी, विशेष स्थान, वस्तु, प्राणी, ये अगर जानकारी का बोध कराए हुए संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। पुस्तक, पुस्तक कैसा है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड की, विश्व की जितनी पुस्तकें सभी की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। विद्यालय एक क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं, वाक्य में सर्वनाम है। अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं, वाक्य में सर्वनाम है। प्रश्न है आपका 11, क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न 11 का, अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं, वाक्य में सर्वनाम है, क्या होगा इसका सही जवाब? यहाँ पर ये रेखांकित है, यहाँ पर ये, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? निजवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है? या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है ये? अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के प्रकार पूछे जाए, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इसका ऑप्शन खा, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 11 का सही जवाब होगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, ट्रेन में बहुत भीड़ है, वाक्य में विशेषण है। अनिश्चित, अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहां है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, तो यहाँ बहुत जो है इसके बारे में पूछा है, वाक्य में विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है ये? बहुत कैसा शब्द है यहाँ पर? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और बोले तो परिमाणवाचक विशेषण है ये। और परिमाणवाचक विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहाँ संख्या निश्चित हो, जहाँ काउंटिंग की जा सके, वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगी, और जहाँ काउंटिंग करना असंभव हो, गिनती करना असंभव हो, तो वहाँ क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सही जवाब होगा प्रश्न 12 का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न, जब कोई विशेषण किसी विशेषण के पहले लगा हो, जब कोई विशेषण किसी विशेषण के पहले लगा हो कहलाता है।
क्या संज्ञा कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, विशेषण कहलाता है या प्रविशेषण कहलाता है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा, जब कोई विशेषण किसी विशेषण के पहले लगा हो, अर्थात किसी विशेषण की विशेषता होता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न, मीना पुस्तक पढ़ती है, वाक्य में क्रिया कैसी है? मीना पुस्तक पढ़ती है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। कौन सी क्रिया है? अकर्मक कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है और कर्म नहीं होता। यहां पर कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और यहां द्विकर्मक क्या होता है? द्विकर्मक कौन सी क्रिया होती है? वह क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जिसे स्वयं ना करके किसी और से कराया जाए, किसी दूसरे से कराया जाए। किसी दूसरे से कराया जाए। मीना पुस्तक पढ़ती है, मीना क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ता है? मीना पढ़ती है। तो यहां पर क्या होगा? सकर्मक। क्रिया का प्रभाव, पढ़ने का प्रभाव किस पर है? मीना पर। मीना पढ़ने का प्रभाव। अगला प्रश्न, निम्न में अकर्मक क्रिया है, निम्न में अकर्मक क्रिया है, पढ़ना, लेटना, पकड़ना, खाना। पढ़ना, लेटना, पकड़ना, खाना। प्रश्न 15, अकर्मक पूछा है हमसे। अकर्मक क्रिया क्या है? यहां पर लेटना। लेटने में कर्म नहीं होगा इसमें। बाकी पढ़ना क्या पढ़ा जाता है? किताब पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ा जाता है। पकड़ना क्या पकड़ा जाता है? खाना खाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया है दौड़ना, कूदना, नहाना, पहनना। प्रश्न 16 का सही जवाब क्या होगा? सकर्मक क्रिया पूछी हमसे, दौड़ना, कूदना, नहाना, पहनना। यहाँ पर पहनना क्या होगा? सकर्मक होगा। बाकी जो दौड़ना, कूदना, नहाना अकर्मक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? खाना, पढ़ना, उठवाना, उगना। अभी बताया था प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जो स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराई जाती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उठवाना, इन क्रियाओं के लास्ट में, अंत में वाना, आना मिलेगा। अगला प्रश्न, मोहन घर जल्दी जल्दी पहुंचा। वाक्य में क्रिया विशेषण है।
मोहन घर जल्दी जल्दी पहुंचा वाक्य में क्रिया विशेषण है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। प्रश्न 18 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी घर पहुंचा। मोहन घर जल्दी जल्दी पहुंचा कैसा है? प्रश्न 18 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। कैसे होते हैं ये? रीतिवाचक। रीतिवाचक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं ये, कालवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक। अगला प्रश्न, उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा ना हो जाए, वाक्य है। उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा ना हो जाए, वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें एक उद्देश्य हो, यानी एक कर्ता प्लस एक क्रिया हो। एक उद्देश्य और एक क्रिया हो। मिश्र वाक्य एक वाक्य अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, दूसरा उसे पूर्ण करता है। दूसरा उसे पूर्ण करता है। संयुक्त वाक्य इसमें कम से कम दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़ते हैं। और विस्मय सूचक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग होगा। विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह कौन से होंगे? विस्मय सूचक वाक्य होंगे। प्रश्न 19 का सही जवाब क्या होगा? उसे घर भेज दो। उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा ना हो जाए, अधूरा है, दूसरा उसे पूरा कर रहा है, तो ये कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। प्रश्न 19 का सही जवाब मिश्र वाक्य। चिड़िया दाना चुंगती है, वाक्य में काल है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। प्रश्न 20 का सही जवाब क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि ये शब्द आते हैं क्रिया के अंत में। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया के जिस रूप से उसके होने की स्थिति
निश्चित हो। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें ऐसा लगता है कि कार्य अभी अभी हुआ है, कार्य अभी अभी हुआ है। तात्कालिक वर्तमान काल, ये लगातार चलती रहती है, इसमें कार्य यानी क्रिया लगातार चलती रहती है, रहा है, रही है, क्रिया लगातार चलती रहती है। ये इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं, उनका समय क्या कहलाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल। हमसे पूछा चिड़िया दाना चुगती है, तो पहला ही हो गया। इनके लास्ट में क्या मिलता है, ता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, लड़की गीत गा रही है, लड़की ने गीत गाया है, लड़की गीत गाती है, लड़की गीत गा रही होगी। कौन सा है पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य? लड़की ने गीत गाया है, लड़की गीत गा रही है, लड़की गीत गा रही है पहला है, तो ये होगा आपका तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल, जिसमें क्रिया लगातार चलती रहती है। तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है ये, लड़की ने गीत गाया है, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। लड़की गीत गाती है, अभी बताया था ये, लड़की गीत गाती है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। और लड़की गीत गा रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सही जवाब होगा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, लड़की ने गीत गाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, रोहित ने मोहित को रुपए दिए हैं, वाक्य में काल है। रोहित ने मोहित को रुपए दिए हैं, वाक्य में काल कौन सा है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा होगा? ठीक, पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल में कार्य समाप्त तो हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन समय का पता नहीं, लेकिन समय का पता नहीं, समय का पता नहीं चलता। मतलब कार्य समाप्त हो जाता है, ये नहीं पता चलता कार्य कब समाप्त हुआ है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, इसमें कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है, कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में क्या होगा, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में यही पता नहीं कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, कार्य समाप्त हुआ या नहीं। मोहित ने, मतलब रोहित ने मोहित को रुपए दिए हैं, वाक्य में काल कौन सा है? आसन्न भूतकाल, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है का ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न,
लड़की से पढ़ा जाता है वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। और तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसका लड़की से पढ़ा जाता है कौन सा वाच्य है? प्रश्न 23 का सही जवाब क्या होगा? भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। अगला प्रश्न, लड़का पैर से लंगड़ा है वाक्य में कारक क्या है? लड़का पैर से लंगड़ा है वाक्य में कारक क्या है? कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक? कर्ण कारक की विभक्ति से अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए कर्ता कारक की विभक्ति ने विभक्ति। अब बात है यहां पर लड़का पैर से लंगड़ा है, तो एक यहां पर विभक्ति संस्कृत में आती है यनंग विकार। यनंग यनंग विकारा। शरीर में अंग से विकार होने पर वहां कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होगी? तीसरी विभक्ति, यानी से। और तीसरी विभक्ति कौन सी होती है? कर्ण कारक में। तो यहां कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। लड़का पैर से लंगड़ा है, कौन सा कारक है? कर्ण कारक, विभक्ति से। और तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न, मीना सीता से अधिक सुंदर है वाक्य में कारक है। मीना सीता से अधिक सुंदर है वाक्य में कारक कौन सा है? संप्रदान, कर्ण, अपादान, कर्म। कौन सा कारक होगा? प्रश्न 25 का सही जवाब, मीना सीता से अधिक सुंदर है कारक होगा इसमें अपादान कारक। अपादान कारक यहाँ सही जवाब होगा। और इसकी कौन सा होता है? से विभक्ति। और विभक्ति कौन सी होती है यहाँ पर? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न, निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौनी, पीपल, तिल, पीतल। पुल्लिंग शब्द तो नहीं है, तो कौन सा होगा फिर? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है एक। जब पुल्लिंग नहीं है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। पूछा है हमसे। कौनी, पीपल, तिल, पीतल। प्रश्न 26 में कौन सा सही जवाब है जिसमें आपका यहां पर एक स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है यहां पर? कौनी, शरीर का एक अंग कौनी। पीपल कैसा है? अच्छा पीपल, अच्छा तिल, अच्छा पीतल। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जब स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो यहां पर कौन सा पूछा है? यहां पूछा है हमसे पुल्लिंग, या पुल्लिंग पूछा है। पुल्लिंग में कौन सा है? दौलत, दफा, अदालत, मजा। दौलत, अच्छी दौलत, अच्छी दफा, अच्छी अदालत, अच्छी मजा, अच्छा मजा। ऑप्शन होगा यहां पर घा। व्यर्थ शब्द में उपसर्ग है वी, त्या, वय, अर्थ। क्या होगा इसका सही जवाब? कि व्यर्थ शब्द में उपसर्ग है, तो व्यर्थ शब्द में वी, धन, अर्थ। मूल शब्द है यहां पर अर्थ, और अर्थ में वी उपसर्ग जोड़ने पर क्या बनेगा आपका? व्यर्थ। व्यर्थ यहां पर हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा यहां पर का। अगला प्रश्न, संकल्प शब्द में उपसर्ग है संग, सम या सम या समा। संकल्प में सम, सम, धन, कल्प। ऑप्शन होगा यहां पर खा। ऑप्शन यहां पर सही है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप अपनी समस्याओं को कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में प्रत्यय लगा है?
निम्न में से किसमें प्रत्यय लगा है? सुकन्या, अमृतत्व, दिग्गज, मृत्युंजक। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें जिसमें प्रत्यय लगा है? यहां पर मूल शब्द है आपका अमर, और अमर शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने पर शब्द हो गया आपका अमृतत्व। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ जो शब्द है वो आपका अमृतत्व है। प्रश्न 31, निम्न में से किसमें प्रत्यय नहीं लगा है? अब इसमें यहां पर प्रत्यय नहीं लगा है। समरसता, पूर्णकालिक, सकर्मक, भरपेट। कौन सा है यहां पर? देखिए समरसता में प्रत्यय कौन सा है? यहां पर है आपका समरस यानी कि ता प्रत्यय, ता प्रत्यय लगा है। पूर्णकालिक में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णकालिक में ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। और सकर्मक में, सकर्मक में कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय। और जो आपका प्रत्यय रहित शब्द है वो आपका भरपेट। अगला प्रश्न, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, रूपक, श्लेष। यमक अलंकार या आपका अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? यमक अलंकार कहां पर होता है? किसे यमक अलंकार की संज्ञा दी जाएगी? यमक अलंकार कोई शब्द कम से कम, कोई शब्द कम से कम दो बार आए, दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, उसके अर्थ अलग हों। अनुप्रास में शब्द या वाक्यांश, शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति हो, शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति हो। रूपक अलंकार उपमेय को उपमान में दिखा दिया जाए, जहां उपमेय को उपमान में दिखाया जाए। उपमेय को उपमान में दिखाया जाए। और श्लेष अलंकार एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक शब्द के अधिक अर्थ हों। अधिक अर्थ हो तो कौन सा शब्द होगा? पूत कपूत। अब इसमें क्या है? देखिए पूत कपूत तो का धन संचय, तो का धन संचय और तो का धन संचय, ये लाइन आपको रिपीटेड हो रही है, बार दोहराया गया इन लाइनों को। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार में कौन सा होगा? लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार यहां पर होगा। अगला प्रश्न, तीन वेर खाती सो बे तीन वेर, तीन वेर खाती सो तीन वेर खाती है। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार क्या है? तीन वेर खाती सो तीन वेर खाती है। प्रश्न 33 का तीन वेर खाती सोबे तीन वेर खाती है। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। कौन सा सही जवाब होगा इसका? प्रश्न 33 का
तीन वेर खाती सो वे तीन वेर खाती है। यहाँ पर जो चेंजिंग मतलब अलग शब्द हुए हैं आपके तीन वेर और ये तीन वेर। तीन वेर का मतलब पहले यहाँ पर है तीन बार और यहाँ पर है इसका अर्थ है तीन बेर। तीन बेर का मतलब फल। पहले जो तीन बार भोजन करती थी वो आज तीन बेर खाकर ही अपना गुजारा कर रही है। कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? कोई शब्द कम से कम दो बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वह कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। बाकी सब बता दिए थे। उपमा अलंकार, जब किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वधन तंत्र, सुधन तंत्र, सुधन अतंत्र या स्वतधन अंत्र? क्या होगा इसका संधि विच्छेद? स्वतंत्र का इसका संधि विच्छेद होगा स्वधन तंत्र। और इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। संधि का नाम व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? वैज्ञानिक में विज्ञान, विज्ञानी, विज्ञान या विज्ञानी। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द यानी कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय नहीं, इसमें कौन सा, हाँ प्रत्यय लगाने पर ये वैज्ञानिक मिलेगा। तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या होगा? विज्ञान। और विज्ञान में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा आपका? वैज्ञानिक। सही जवाब होगा मूल शब्द इसमें विज्ञान। अगला प्रश्न, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? किया जा सकता है, किया जा सकता है। ता का, इक का, इत का, ई का। देखिए इतिहास में अगर एक प्रत्यय जोड़ दें हम तो क्या बनेगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द हमें मिलेगा। बाकी ना अगर ता जोड़ते हैं या इत जोड़ते हैं तो ये इनका प्रयोग नहीं कर सकते हम। इसका सही जवाब होगा एक प्रत्यय। प्रश्न 36 का सही जवाब होगा एक प्रत्यय लगाने पर हमें क्या मिलेगा? इतिहास, यानी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अवधारणा, अवधि, अवनीति, अवकाश। इसमें सही जवाब होगा आपका अवधि। अवधि में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अवधारणा, धारणा, अवनीति, नीति, अवकाश में अब प्रत्यय लगा है, उपसर्ग लगा है। अवधि भाषा है अवध क्षेत्र की। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। भगवान के पर्यायवाची ईश्वर, प्रभु, परमात्मा। शेषनाग के भूमिधर, नागराज। एक इनका नाम बलराम भी, बलराम के नाम से जाना जाता है। बंधन, तीन तीन लिखा दे रहा हूं। बाधा, रुकावट, गांठ और आपका अनंत। अनंत के पर्यायवाची निस्सीम, असीम, अपार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन यहां पर का सही है। ऑप्शन का यहां पर सही है। अनंत का पर्यायवाची निसीम। अगला प्रश्न, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। सारंग किसे कहते हैं? सारंग किसका पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची है। सारंग यहां पर मोर का पर्यायवाची है। और क्या क्या है इसके पर्यायवाची? मोर के शिखी,
मयूर, और क्या है आपका सारंग। नमक का पर्यायवाची लवण, रामरस, और आपका नौन। सारथी का, सारथी का पर्यायवाची योद्धा, नायक, सहायक, पथ प्रदर्शक। घोड़ा का अश्व, अश्व, है, बजी, तुरंग। सही जवाब होगा सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोर। अगला 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ है। अत्यधिक अंतर होना, एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना, पक्षपात करना, बाह्य समानता और आंतरिक विषमता। क्या है प्रश्न 40 का सही जवाब? प्रश्न 40 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एक का दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। एक का दूसरे से थोड़ा अच्छा होना, दोनों में बहुत कम अंतर होना। अगला प्रश्न, निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में कौन सी संधि है? अयादि संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। निश्चल में कौन सी संधि है? तो निधन छल, निधन छल कौन संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि। संधि कौन सी है यहाँ पर? विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? उसने चाकू से फल काटे, कौन सी व्यक्ति है यहाँ पर? से विभक्ति है। और से विभक्ति किस में आती है? दो में आती है, संप्रदान में और अपादान में। अपादान में अलगाव की स्थिति में, संप्रदान में साथ की स्थिति में। चाकू से, चाकू हाथ में लेकर के उसने चाकू की सहायता से फल काटे, तो यहाँ से का अर्थ सहायता देना है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, प्रश्न 43, वनमानस में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। वनमानस में कौन सा समास है? जंगल में रहने वाला मानव जिसे वनमानस कहा जाता है, और जहां पर्यायवाची हो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? जिह्वा, जीभ आपके ऊपर वाले तालु से नहीं टकराती है। च, या, घा, श। कौन सा उच्चारण होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 44 का घा सही आंसर होगा यहाँ पर, घा। घा के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। अगला प्रश्न 45, चंदायन किसकी कृति है? चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या शेख नबी की। प्रश्न 45 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शेख नबी की रचना है चंदायन। प्रश्न 46, झूठा सच, झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ। प्रश्न है आपका 46, उपेंद्र नाथ अश्क का, उपेंद्र नाथ अश्क। और नागार्जुन, यशपाल या रागेंगे राघव, रांगे राघव, क्या नहीं है रांगे राघव। कौन सा ऑप्शन होगा प्रश्न 46 का सही जवाब? तो झूठा सच जो नाटक है वो आपका उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। झूठा सच के रचयिता उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति के रचयिता काकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कि ये पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? वो है कौन? मीराबाई। ये प्रसिद्ध जो लाइनें हैं वो मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? भरत,
मम्मट, अभिनव गुप्त ने या विश्वनाथ ने? वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? भरत, मम्मट, अभिनव गुप्त या विश्वनाथ ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विश्वनाथ। विश्वनाथ जी ने वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा की है। प्रश्न 49, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, मैथिली? क्या होगा इसका सही जवाब? विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी ब्रजभाषा है। और 50वां प्रश्न जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? रस होते हैं, रस के अंदर भाव विभाव ये पूछे जाते हैं, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। तो ये विस्मय कौन सा भाव है? प्रश्न 50 का सही जवाब क्या होगा? विस्मय कौन सा भाव है? तो ये होगा आपका स्थायी भाव। विस्मय यहाँ पर स्थायी भाव है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।